नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न 1 व 2 हल किए थे और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न 3 से 5 तक को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 3 क्या है ये? एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC। तो आपके पास एक त्रिभुज है ABC, इसकी आपको दो भुजाएं AB ये वाली भुजा और BC तथा माध्य का AM ये माध्य का AM, ये किसके है? क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्य का PN के बराबर है। तो आपको क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि हमारी ये जो AB भुजा है इस त्रिभुज की, ये इस वाले त्रिभुज की PQ भुजा के क्या है? बराबर है। AB किसके बराबर है? AB हमें बराबर दिया गया है PQ के। और हमें जो हमारी BC भुजा है, ये BC भुजा है, ये पूरी भुजा किसके बराबर दी गई है? BC भुजा हमें बराबर दी गई है QR के। भाई BC बराबर है QR तथा दोनों त्रिभुजों की जो माध्य इकाएं हैं AM ये बराबर है PN के। तो तीन भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं। और क्या सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज PQN के। तो देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज PQN, इस त्रिभुज के हमें करना है सर्वांग सम। तो इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है और हमें तीन भुजाएं बराबर दी गई हैं। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या दिया गया है? हमें दिया गया है, क्या दिया है? देखिए हमारे पास है कि जो AB भुजा है वो किसके बराबर है? वो PQ के बराबर है। तो AB बराबर है PQ। और देखिए और क्या दिया गया है? जो BC भुजा है वो हमारी QR के बराबर है, BC बराबर QR। और जो माध्य का है AM ये किसके बराबर है? PN के बराबर है, AM बराबर PN के। ये हमें दिया गया है, ठीक है। और सिद्ध क्या करवा रहा है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। त्रिभुज ABM सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज PQN के, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे? तो इन दोनों त्रिभुजों में हम ये देखेंगे कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं या फिर कौन कौन से कोण बराबर हैं। देखिए तो क्या क्या हो जाएगा। यदि हम बात करें इस त्रिभुज में तो हमारी AB जो भुजा है वो किसके बराबर है? वो इस त्रिभुज की PQ भुजा के बराबर है। क्या है हमारे पास? AB बराबर है हमारे पास PQ के। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में हम कह सकते हैं कि जो AB है ये हमारे PQ के बराबर है। तो AB बराबर हो गया PQ के। ये हमारे पास क्या है? दिया है। और देखिए और क्या क्या बराबर है? AB बराबर हो गया PQ के। और देखो और कोई भुजा है हमारे पास? AB बराबर हो गया PQ के। और देखिए हमें ये जो AM भुजा है ये किसके बराबर दी गई है? ये हमें इस PN के बराबर दी गई है। तो हम लिखेंगे AM बराबर है किसके? PN के। और ये भी क्या है? हमें दिया है, ठीक है। दो भुजाएं हो गई बराबर। अब देखिए और क्या दिया है हमें? हमें दिया है BC बराबर है QR के। लेकिन आप देखो तो BC आपके इस त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा और ऐसे ही QR भी हमारे इस वाले त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम इस भुजा को नहीं ले सकते, तो हमें कोई और भुजा देखनी होगी। तो अब गौर से देखो,
यदि मैं बात करूं BM भुजा की, किस भुजा की? BM भुजा की, तो क्या BM भुजा हमारी QN भुजा के बराबर होगी या नहीं होगी? तो आप मुझे बताओ, क्या BM बराबर QN होगी या नहीं होगी? अब ये चीज हम कैसे कह सकते हैं? तो एक बात समझो, जब हमारे पास BC बराबर है QR के, क्लियर, BC बराबर है QR के, और ये जो AM है ये क्या है? इसकी माध्यिका है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। और AM बराबर है PN के, और PN भी क्या है? ये हमारी QR की माध्यिका है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और इनकी जो बड़ी भुजा है वो भी आपस में बराबर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा BM बराबर होगा QN के। समझ में आया कैसे कहा है? तो देखिए, हम BM को QN के बराबर कैसे कहेंगे? तो लिखिए कि चूंकि BC हमारा QR के बराबर है, BC बराबर है QR के, तथा हमारा ये जो AM तथा PN है ये माध्यिका है BC व QR की, तो तथा AM व PN भुजाएं किस किस की माध्यिका है? ये BC व QR की माध्यिका हैं तब क्या हो जाएगा? देखो, अगर ये दोनों माध्यिका हैं तो इसका मतलब हमारा ये जो BM भुजा है ये CM के बराबर होगा, BM बराबर CM, तथा और क्या हो जाएगा? BM बराबर CM होगा और QN बराबर होगा NR के, QN बराबर होगा NR के। तो अब आप बताओ, इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं, देखिए, एक हमारे पास हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। इन तीनों बातों से हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि ये जो हमारी भुजा है BM ये हमारी QN के बराबर होगी। तो BM बराबर होगा QN के। किसके बराबर होगा? BM QN के बराबर होगा। तो अब देखिए, आपके त्रिभुज ABM व PQN में आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और एक बराबर हो गया BM बराबर QN। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? पूरे के बाद देखिए, हम कह सकते हैं कि, दोबारा देख लीजिए एक बार इसको, कि त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में क्या हो जाएगा? देखिए, क्या क्या बराबर दिया गया है आपको? AB बराबर PQ, AM बराबर PN, AB बराबर PQ, AM बराबर PN, और एक हमारे पास इसमें बराबर आ गया BM बराबर QN। क्या आ गया हमारे पास? BM बराबर QM। और ये सब कहां से आया है? ये दिया है, और ये हमने चीज समीकरण 1 से बनाई है। ठीक है, ये हमने लिख दिया समीकरण 1 से। ठीक है, तो इन तीनों से क्या हो जाएगा? इन तीनों से हमारा सर्वांग समता का SSS नियम लग जाएगा। तो अतः SSS सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि हमारे ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। और यही क्या करना था बच्चों? हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सिद्ध। समझ में आया किस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है? एक बार आप इसे दोबारा देखिए। देखो क्या करा था हमने इसमें, बड़ा सिंपल सा था। हमें करवा रहा था कि त्रिभुज ABM को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज PQN के। तो हमने दो भुजाएं ली, देखो त्रिभुज इन दोनों में, एक ली हमने AB जो बराबर है PQ के, एक भुजा हमने लिया AM जो कि बराबर है PN के। अब देखिए, तीसरी भुजा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें BC बराबर QR दिया गया है और AM तथा
PN। ये क्या है? ये आपके BC की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा और PN भी आपके QR को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। चूंकि BC बराबर है QR के, तो हम कह सकते हैं कि BM हमारा बराबर होगा QN के। तो जैसे ही हमारी ये भुजाएं बराबर हो गई, तीन भुजाएं इस वाले त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर आ गई। अर्थात SSS सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। समझ में आया बच्चों किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर रहे हैं? ठीक है, अब करते हैं अगला। देखिए, अगले में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। अब इसे किस प्रकार किया जाए? तो देखो, ABC में आपके ये पूरा त्रिभुज आ गया और PQR में भी आपका ये पूरा त्रिभुज आ गया। अब वही बात है, क्या क्या आपके पास दिया है? देखो, AB हमें PQ के बराबर दिया है, तो एक तो हमारे पास ये भुजा मिल गई। और यदि हम बात करें तो देखो, BC जो है वो हमें QR के बराबर दिया है, बिल्कुल दिया है, हमें मिल गई दूसरी भुजा। लेकिन हमें AC बराबर PR नहीं दिया गया है। इसका मतलब SSS सर्वांग समता नियम हम इसमें नहीं लगा सकते। तो देखिए, फिर क्या करें? अगर हम सर्वांग समता में SSS नहीं लगा सकते तो देखिए, क्या कोई कोण बराबर होगा? तो चूंकि देखो, हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है किसके? है त्रिभुज PQM के, PQN के। यानी ये जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि जो कोण B होगा वो हमारे कोण Q के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसे कोण X कह दूं और इस वाले को कोण Y कह दूं, तो CPCT से हम कह सकते हैं कि हमारा कोण X कोण Y के बराबर होगा। तो अतः CPCT से हम कह सकते हैं कि हमारा कोण X बराबर होगा कोण Y। इसे मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, कोण X हमारा बराबर हो गया कोण Y के। समझ में आया किस प्रकार ये दोनों कोण बराबर हुए हैं? अब देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर PQ, BC बराबर QR और कोण X बराबर हो गया कोण Y के। तो हमारे पास यहां क्या लगेगा? SAS सर्वांग समता नियम लगेगा। दो भुजाएं हैं AB, BC और इनके बीच का कोण, भुजाएं PQ, QR और इनके बीच का कोण। तो कौन सा नियम लग गया? SAS सर्वांग समता नियम। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं? ABC व त्रिभुज PQR करना है। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखिए, आपके पास क्या क्या है? AB बराबर है PQ के, ये आपको दिया गया है। AB बराबर है PQ के, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, AB बराबर PQ दिया गया है। और हम बात करें कोण की, कोण X बराबर हो गया कोण Y के, ये हमने समीकरण 2 से बता दिया। तो कोण X बराबर कोण Y समीकरण 2 से। और क्या है हमारे पास? और एक भुजा हमारे पास BC बराबर QR है। तो यहां से BC हमारा बराबर हो गया QR के, और ये भी क्या है? हमारे पास दिया है। तो बताओ कौन सा सर्वांग समता नियम? SAS सर्वांग समता नियम से। तो अतः है SAS सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। और यही करना था हमें
सिद्ध। देखिए कितना सरल सवाल है। आपके को करना था त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। हमारे पास AB बराबर PQ दिया है, BC बराबर QR दिया है, तो हमें चाहिए थी एक भुजा, लेकिन AC बराबर नहीं है PR के, तो भुजा नहीं मिली। फिर हमने कोण देखा। कोण किस प्रकार प्राप्त किया कि भाई हमने ABM को त्रिभुज PQN के बराबर सिद्ध किया है। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कोण X है ये कोण Y के बराबर आएगा। और जैसे ही हमारा कोण बराबर आया, ऐसे ऐसे हमने लगा दिया और ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे सर्वांगसम सिद्ध किया है। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। ये क्या कह रहा है? BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। यानी कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। और इस त्रिभुज ABC के दो क्या हैं आपके पास? शीर्ष लंब है। तो मान लीजिए एक हो गया ये वाला शीर्ष लंब और एक हो गया आपके पास ये शीर्ष लंब। ठीक है, इसके हमारा नाम क्या है? BE और एक है CF। तो ये हो गया BE और ये हो गया हमारे पास CF। ठीक है, और ये दोनों क्या है? शीर्ष लंब है। मतलब ये कोण हमारा 90 का और यहां पर भी कोण हमारा होगा 90 का। दोनों कैसे हैं? शीर्ष लंब हैं और दोनों शीर्ष लंब हमारे बराबर हैं। इसका मतलब BE हमारा बराबर होगा CF के। यहां तक समझ में आया? क्या दिया है प्रश्न में? एक त्रिभुज ABC है जिसके दो शीर्ष लंब हैं जो कि बराबर है, BE व CF। यहां तक क्लियर? अब देखो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, यदि मुझे त्रिभुज ABC को समद्विबाहु सिद्ध करना है तो उसके लिए मुझे दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। यानी मुझे सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा? मुझे सिद्ध करना होगा कि मेरा AB बराबर होना चाहिए AC के। क्लियर? क्या बराबर होना चाहिए? AB हमारा AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये शीर्ष लंब बनाए तो हमारे पास दो त्रिभुज आते हैं। एक आता है BEC और एक आता है हमारे पास CFB। अब आप कहोगे सर ये दो त्रिभुज ही हम क्यों ले रहे हैं? देखो प्रश्न ने कहा है RHS सर्वांग समता नियम, यानी कि हमें RHS कब लगता है? RHS हमारा समकोण त्रिभुज में लगता है और हमें देखने होंगे समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हमारे दो समकोण बन रहे हैं। अब जैसे ही ये दो समकोण हमारे यहां बन रहे हैं तो ये दोनों समकोण हमारे एक त्रिभुज, कौन सा? BEC, एक तो मिल गया BEC, और एक त्रिभुज है हमारे पास CFB। इन दोनों त्रिभुजों में समकोण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर इसकी सहायता से हम AB बराबर AC सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसका हल। तो हल में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? रचना की। किसकी की हमने रचना? हमने की है त्रिभुज ABC की। तो रचना की है हमने त्रिभुज ABC व और क्या रचना किया है? हमने BE तथा CF दो शीर्षलंब डाले। BE तथा CF दो शीर्षलंब, दो बराबर शीर्षलंब। तो देखिए दिया है में क्या क्या आ जाएगा? देखो यदि हमारे BE व CF क्या है? शीर्ष लंब है और कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं BE बराबर होगा CF के। BE बराबर हो जाएगा CF के। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
मतलब अगर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हमें AB को बराबर सिद्ध करना होगा AC के, दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होगी। तो क्या कर सकते हैं देखिए, अब कैसे करेंगे, तो हम लेंगे दो त्रिभुज, एक लेंगे BEC में और एक लेंगे हम CFB में। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं, तो त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CFB में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, और हमें लगाना है RHS। ध्यान रखना, प्रश्न ने आपको बोला है हमें RHS लगा के ये सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे RHS। ये आपके पास चित्र है, ये कोण कितने का है, 90 का, और ये वाला कोण भी कितना है हमारा, 90 का। दोनों कोण बराबर हो गए, समकोण मिल गया R। फिर देखिए हमें चाहिए H। H क्या होता है, H होता है हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, 90 के सामने की भुजा होती है हमारी कर्ण। तो BEC में 90 के सामने है आपका BC। क्लियर। और यदि हम बात करें CFB में, तो यहां भी 90 के सामने कौन सी भुजा है, BC। इसका मतलब जो हमारी BC भुजा है वो हमारे दोनों त्रिभुजों में आ रही है। देखो हमें R मिल गया समकोण, H होता है हमारा कर्ण, तो कर्ण होता है 90 के सामने की भुजा। BEC में भी हमारी भुजा हो गई BC, और CFB में भी हमारा जो कर्ण हो गया वो हो गई BC भुजा। ये आ गया हमारा कर्ण, ठीक है। और हम बात करें भुजा की, तो भुजा कौन सी हो जाएगी, देखो एक त्रिभुज है BCE, तो भुजा में हमारे पास हो जाएगा BE बराबर CF। क्लियर। तो यहां हमने सिद्ध कर दिया इसे RHS से। तो देखिए हम लेंगे त्रिभुज BEC व त्रिभुज CFB में क्या क्या बराबर है, देखिए दोनों त्रिभुजों में, एक तो कोण BEC बराबर है कोण CFB के, तो कोण BEC बराबर है कोण CFB के, और इसका कारण है दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, R। अब बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण क्या हो गया, BC इस त्रिभुज में भी है और BC हमारा इस वाले में भी है, तो BC बराबर BC, ये हमारा हो गया कर्ण। BC बराबर BC, कारण है इसका उभयनिष्ठ भुजा, और ये उभयनिष्ठ भुजा ही हमारी यहां पर क्या हो गई, RH यानी कर्ण हो गया। अब बात करते हैं भुजा की, तो भुजा हमने कौन सी ली है, BEC में BE भुजा और CFB में CF भुजा। ये हमें दी गई है कि BE बराबर है CF के, तो BE बराबर CF ये हमारे पास दिया है, ये हो गया हमारा S। तो कौन सा नियम, अतः RHS सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी से, अतः RHS सर्वांग समता कसौटी या सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि हमारे त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज किससे, CFB से, ठीक है। लेकिन हमें यह सिद्ध तो नहीं करना था, हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, AB बराबर होना चाहिए AC के, क्योंकि त्रिभुज ABC हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारे पास आ गया त्रिभुज BEC सर्वांग सम है CFB के। तो देखिए ये दो त्रिभुज आ गए आपके, BEC एक ये त्रिभुज और एक आ गया आपके पास CFB। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों में भी यदि मैं CPCT लगाऊं तब भी मैं AB बराबर AC नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यहां तक की भुजा है, ये आगे की भुजा इस त्रिभुज में नहीं आ रही। अर्थात CPCT लगाने पर भी हम AB बराबर AC सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यदि आपकी ये भुजा बराबर नहीं हो पा रही है CPCT से, तो एक काम करते हैं, कोण बराबर कर लेते हैं। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि BEC में हमारा कोण B बराबर होगा किसके, CFB के कोण C के बराबर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं
कि BEC का जो कोण B है वो हमारे त्रिभुज CFB के कोण C के बराबर होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CFB सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज BEC सर्वांगसम का चिन्ह त्रिभुज CFB, तो CPCT से हम कह सकते हैं कोण B हमारा कोण C के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? कोण B बराबर हो गया कोण C के। अब देखो जैसे ही हमने ये कहा कोण B बराबर है कोण C के, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक किया? तो देखो जैसे ही हमने कोण B को कोण C के बराबर सिद्ध किया, हम जानते हैं कि यदि हमारे बराबर कोण क्या हो, बराबर कोण हो, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण B के लिए भुजा हो गई AB और कोण C के लिए भुजा हो गई AC। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, अतः AB बराबर AC यहां से सिद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, अब बराबर होती है इसका मतलब हमारा AB बराबर हो गया AC के। तो हम कह सकते हैं कि अतः AB हमारा बराबर हो गया AC के, और जैसे ही हमारा AB बराबर AC हुआ तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया सिद्ध आपका? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कितना सरल सवाल था, देखो बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी। तो दोबारा देखिए हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमारे पास BE व CF दो बराबर शीर्ष लंब है किसी त्रिभुज ABC के। तो RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके हमें इस त्रिभुज ABC को समद्विबाहु सिद्ध करना है। अब देखिए हमने त्रिभुज बनाया ABC, BE व CF हो गए हमारे शीर्ष लंब जो कि बराबर हैं। शीर्ष लंब है इसलिए ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हो गए। फिर हमने क्या किया, हमें RHS का यूज करना है। RHS सर्वांग समता का प्रयोग हम समकोण त्रिभुजों में करते हैं। तो हमें दो समकोण त्रिभुज मिले BEC व CFB। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमने क्या किया कि देखो ये कोण बराबर कर दिए, तो ये हो गया हमारा R। फिर हमें कर्ण बराबर करना है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो BC बराबर BC, यहां भी भुजा BC, यहां भी भुजा BC, तो BC बराबर BC हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई जो कि हमारा कर्ण हो गया। और RHS हमें एक भुजा बराबर करनी थी, वो भुजा हो गई हमारी BE बराबर CF जो कि हमारे पास दी गई है। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, और ये जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो CPCT से हम कह सकते हैं कोण B हमारा कोण C के बराबर होगा। और जैसे ये दोनों कोण बराबर हुए तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर होगा AC के। और जैसे ही AB बराबर AC हुआ हमारा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर? समझ में आया? इस प्रकार हमने किया तो यहां हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया सभी को? इस प्रकार किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 5 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC आपको दिया गया है। AP लंब है BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B हमारा कोण C के बराबर है। तो देखिए कैसे इसका हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं एक त्रिभुज ABC जो कैसा है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, मतलब AB बराबर होगा AC के।
और हमें बीसी भुजा पर एक लंब खींचना है एपी। तो ये हो गया हमारा लंब। अगर ये हमारा लंब है तो ये दोनों कोण कितने के होंगे? ये दोनों कोण बराबर होंगे और हमारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण हमारे बराबर हुए और 90 डिग्री के हुए। तो देखिए त्रिभुज एबीसी हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर ए सी हो गया, बीसी पर आपका एक लंब हो गया एपी, ये दोनों आपके 90 के हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बी हमारा कोण सी के बराबर आना चाहिए, और दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है तो ये दोनों कोण जिन दो त्रिभुजों में हैं, हमें उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। अतः हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखिए दिया क्या है आपको, क्या दिया गया है? ए बी बराबर है ए सी के, तथा देखो ये आपका क्या है? एपी लंब है बीसी पर, एपी लंब है बीसी पर। अब देखो तो हमने कौन से त्रिभुज लिए? हमें सिद्ध करना था कोण बी बराबर है कोण सी के, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? एक ले रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, और एक ले रहे हैं त्रिभुज ए सी पी। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में क्या हो जाएगा? देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या होगा आपके इन दोनों में? तो इन दोनों में हमें ए बी बराबर दिया गया है ए सी के, ए बी बराबर है इन दोनों में ए सी के, ये हमें दिया है। क्लियर? और क्या दिया गया है? तो देखो ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ए पी बी बराबर होगा ए पी सी के। तो कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी बी है, ये ए पी बी बराबर है ए पी सी के। और इसका कारण क्या है कि ये दोनों की दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के कोण हैं, 90 डिग्री के। क्लियर? और देखिए 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का मतलब कौन सा सर्वांग समता नियम लगेगा? आर एच एस लगेगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण ये हो गया आर, ए बी बराबर ए सी, तो 90 के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। तो ए बी बराबर ए सी ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण मतलब ये हो गया एच। तो आर एच, अब बची हमारी एक भुजा एस। तो भुजा एस कौन सी हो जाएगी? देखो एपी आपके इस त्रिभुज में भी है, एपी इस त्रिभुज में भी है, तो हम लिखेंगे एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ भुजा, ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हो गया हमारा एस। क्या लग गया इसमें? आर एच एस सर्वांग समता नियम से हमारे ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो अतः आर एच एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, दोनों सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो हम सीपीसीटी का प्रयोग करके कह सकते हैं इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो संगत भाग कौन से हो जाएंगे? कोण बी बराबर हो जाएगा हमारे कोण सी के। तो हम कह सकते हैं कि अतः सीपीसीटी से संगत कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण सी के, और यही करना था हमें सिद्ध।
ठीक है, समझ में आया किस प्रकार हमने कोण बी को कोण सी के बराबर सिद्ध किया है। एक बार आप दोबारा देखिए। तो देखो क्या था हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर होगा ए सी के, और ए पी हमने एक लंब खींच दिया बी सी पर। तो क्या करना है, कोण बी को कोण सी के बराबर सिद्ध करना है। हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया हमने ए बी पी और एक लिया ए सी पी। दोनों त्रिभुजों में हमने देखा 90 डिग्री का कोण आ रहा है, मतलब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस सर्वांग समता नियम लगेगा। फिर क्या किया देखो, आर मतलब 90 डिग्री का कोण, तो कोण ए बी पी, कोण ए पी बी बराबर हो गया कोण ए पी सी के, दोनों हमारे 90 के हैं। फिर 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो ए बी बराबर हो गया ए सी के, क्योंकि ये दिया गया है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हमारा कर्ण हो गया, और ए पी आपकी उभयनिष्ठ भुजा आ गई जो दोनों त्रिभुजों में है। तो यहां से ए पी बराबर ए पी आपकी उभयनिष्ठ भुजा, ये हो गई हमारा एस। तो आर एच एस से हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा ए सी पी के। और जैसे ये सर्वांगसम हुए तो सीपीसीटी से संगत कोण बराबर होंगे, तो आपका कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी प्रश्नावली 7.3 यहां पर होती है खत्म, और इसी के साथ हमने अध्याय 7 को भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगली कक्षा में हम इसका अध्याय 8 को शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।